हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य। तो आइए दोस्तों जानते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था फंडामेंटल ड्यूटीज का। क्या है ये, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी से फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। और थोड़ा सा यूपीएससी के रिलेटेड क्वेश्चन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। उससे पहले एक चीज आपको बता देते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट में अंतर क्या होता है। ये समझ जाएंगे तो आपको राइट और ड्यूटी में जब क्लियर पता हो जाएगा तो आपको क्या समझ आ जाएगी कि क्या होता है फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट। जो राइट है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे फंडामेंटल राइट बना दिया जिसको हम वो लॉ हम लोग फॉलो करेंगे। क्या होता है राइट जो स्टेट गवर्नमेंट बना देती है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, इक्वलिटी हो गई, और उसको क्या करेंगे हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी नियम कानून बनाती है उसको हम लोग फॉलो करें। जब हम उसको फॉलो करने लगते हैं उसी को ड्यूटी कहते हैं। और राइट जहां होती है वहीं पे ड्यूटीज होती है। मान लो कि यहाँ पे राइट दे दिया कि ये मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए समाज में, ये निर्देश दे दिया स्टेट। अब क्या हो गया, इस इक्वलिटी को बनाने के लिए किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं करें, स्टेट की बात माने, तो हम लोग का कर्तव्य बन जाता है कि इसका कॉन्सेप्ट जो स्टेट गवर्नमेंट बोला है उसको फॉलो करें। स्टेट गवर्नमेंट जो नियम बना देता है उसको राइट करते हैं, जो हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो उसको ड्यूटीज करते हैं। तो जहां राइट रहता है वहीं पे ड्यूटी होता है, अगर राइट ना हो तो ड्यूटी ना हो। आप बेसिकली समझ गए होंगे। तो आप समझ गए होंगे फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। अब अंतर आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे थे फंडामेंटल ड्यूटी। तो आइए दोस्तों जानते हैं 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 25 जून को इमरजेंसी लागू कर देती है, आपातकाल लागू कर देती है। जब इमरजेंसी लागू करती है तो दो प्रोविजन मतलब फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, और दूसरा जेल फंडामेंटल राइट लोगों का भंग हो जाता है तो लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ तक कि जो न्यूज़पेपर यहाँ पे समय आजाद होता है कि जो मन कर न्यूज़पेपर में छाप सकते हैं सच्चाई, वहां पे भी वो भी बंद हो गया था कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था कि कौन सा कंटेंट हम छापे। तो उस समय सारा चीज बैन हो गया था, सारा चीज भंग। कोई भी विरोध करता था उसको जेल में डाल देते, जितना ऑपोजिशन लीडर थे सबको जेल में चले गए। और जो लोग क्या किए, पीपुल डिमांड करने लगे कि हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन उस समय फंडामेंटल राइट जब भंग हो गया तो लोग स्ट्राइक करने लगे। जब स्ट्राइक किए तो ऑपोजिशन लीडर लोगों को चढ़ाते थे। तो जब ऑपोजिशन लीडर लोगों को चढ़ाने लगे तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों को जेल में डाल दिया। तो इंदिरा गांधी जब जेल में डाल दिया तो क्या होता है कि उस समय इंदिरा गांधी लोग डिमांड कर रहे थे फंडामेंटल राइट को लागू कर दिया जाए, जो इमरजेंसी में 25 जून 1975 में भंग हो गया था, उसको उन्होंने लागू करने के लोग बात कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी कॉन्सेप्ट लाना चाह रहे थे कि फंडामेंटल ड्यूटी कि एक ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा कोई रूल, ऐसा एक सिस्टमेटिक रूप होना चाहिए जिसको लोग फॉलो करें, पूरा भारत के लोग फॉलो करें, जिसको ड्यूटीज कहते हैं। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के दौरान ये ड्यूटीज कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की, जो फंडामेंटल ड्यूटी नाम से जाना जाता है, जो रसिया में फर्स्ट है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, जो और किसी देशों में नहीं मिलता है। तो बेसिकली आप बात यहाँ पे समझ गए होंगे। तो इन 1975 के बाद एक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सरदार सौर सिंह कमेटी बैठा देती है, सरदार सौर सिंह कमेटी बैठा देती है, जिस उस कमेटी ने क्या करता है, रिकमेंड क्या कर देता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो देश के लोगों का एक कर्तव्य हो, सारे देश के लोग फॉलो करें। तो कौन सी कमेटी बैठाती है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, सरदार सौर सिंह कमेटी, जो एक रिकमेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लोग को एक पार्लियामेंट का अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लाए। तो क्या करती है, इसका रिकमेंड को उन्होंने क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेता है। कौन करता है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नहीं कर देता है। और जो एक्सेप्ट करती है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट लाता है, 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, और जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 1976 में। और उसमें लाने के बाद क्या होता है
कि फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्सेप्ट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम भारत में जुड़ जाता है। मतलब भारत में 1976 में फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्सेप्ट भारत में जुड़ता है। जो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें प्लस ये हो जाता है, जो फोर्थ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए नया जुड़ जाता है। और आर्टिकल 51 था उसमें एक और ये जोड़ दिया जाता है जो एक आर्टिकल से बिलोंग करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। आप बेसिकली आप समझ सकते हैं जब हमारा तो उस अब एक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारा देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था उस समय नहीं था, 1976 में आया। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछ देता है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इनिशियली पॉइंट जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू उसी समय से था, तो नहीं था। 1976 में सरदार सरोवर सिंह के रिकमेंडेशन से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा, जो पार्ट 4 ए और आर्टिकल 51 ए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जब शुरू में एक और क्वेश्चन हो जाता है कि कितने फंडामेंटल राइट ड्यूटी जो है उस कितने फंडामेंटल ड्यूटी शुरू में जुड़े हुए थे, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है शुरू में सिर्फ ए से जे तक थे, मतलब 10 फंडामेंटल ड्यूटी जुड़े थे, 11th नहीं था। आज 11th फंडामेंटल ड्यूटी सब हो जाते हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे। तो आइए हम इस पे बात करेंगे। तो पहले आइए जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं। उस समय 10 क्या हमारा लागू हो गए, आइए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। पहला फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 हमारा जो 10 शुरू में लागू हुआ 1976 में, उसको जान लेते हैं। पहला क्या करता है, ए रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंथम, मतलब हम लोग का कर्तव्य बनता है कि अपने देश का झंडा और एंथम जो नेशनल सॉन्ग होता है उसको रिस्पेक्ट दे, उसको डिसऑर्डर ना करे, मतलब उसको बेइज्जती ना करे, उसका इज्जत करें। कभी भी नेशनल एंथम होता है तो हम लोग को खड़ा हो जाना चाहिए, ये नहीं कि वहां पे डांस करके बेइज्जती करना चाहिए। तो अपने देश के झंडे को एंथम से रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक नागरिक का ड्यूटी होता है। तो ये ड्यूटीज में जुड़ जाता है कि हर एक नागरिक को इसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा क्या होना चाहिए, फॉलो द नोबल आइडिया विद द इंस्पायर द आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दूसरा भी एक क्या कहता है जुड़ा था जो 1976 में, कि जो लोग हैं हम लोग को नोबेल जो पहले महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे, उनके नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, उनके जीवन परिचय पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग को इंस्पायर हो गया, हम लोग का विकास होगा, हम लोग अपने फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे। ये दूसरा ये कहता है। और तीसरा जो फंडामेंटल ड्यूटी कहता है, हम लोग से कहता है कि अपने देश का सॉवरेनिटी का रक्षा करना चाहिए। सॉवरेनिटी मतलब कि अपने देश का जो सुप्रीम मतलब पावर, एक्सटर्नल इंटरनल डिसीजन लेने का जो पावर है उसको रक्षा करना चाहिए, किसी और देश में मतलब किसी देश का और गुलाम ना हो सके। और यूनिटी होना चाहिए, मतलब अपने देश में जात धर्म पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यूनिटी लोगों में होना चाहिए। तीसरा बात करता है। दूसरा क्या बात, चौथा क्या बात करता है, डिफेंड अपने कंट्री का रक्षा करना चाहिए। डिफेंड द कंट्री एंड नेशनल व्हेन नीडेड, जब कंट्री को जरूरत पड़ती है तो आप लोग वहां पे खड़े होकर कंट्री का रक्षा करें। पांचवा क्या बात बोलता है, प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, आप एक दूसरे को लोग को शांति पूर्वक एकता का संदेश दे अपने धर्म में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोग एक साथ रहो, सब लोग एक हार्मनी में रहो, अपने देश का विकास करो, ये बात करता है। और दूसरा क्या छठवां क्या करता है, वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिशन कल्चर, जो ये बोलता है कल्चर हेरिटेज को आप रक्षा करो। जैसे पहले महाराणा प्रताप किला बना दी, उनका रक्षा करो जो एंशिएंट टाइम का है, जो आगे चल के लोग देखे कि हमारे पूर्वज अच्छा काम करते थे, कितना एडवांस बिल्डिंग बनाते थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, तो उसको अगर है तो उसको सेव करो, उसको आगे चल के हम लोग दिखाया जाए। तो प्रिजर्व करने की बात करता है। तीसरा हम लोग का ड्यूटी बनता है कि इसको प्रिजर्व करे, कहीं मिले उसका रक्षा करे अपने, ठीक है। सातवां, प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट, मतलब जो भी कुछ है हमारे इन्वायरमेंट अगल बगल जो भी कुछ हमारा दिखता है तो वो इन्वायरमेंट है, व्हाट एवर वी कैन सी दिस इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट, जो भी कुछ हम लोग देख सकते हैं उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट का रक्षा करना चाहिए, जैसे पेड़ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सबका रक्षा करना चाहिए। और ठीक है, जो आठवां है, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड द ह्यूमैनिटी, मतलब साइंटिफिक तरीके से हम लोग को नेचर ह्यूमन नेचर को भी डेवलप करना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए, ठीक है। और
और 9वां है कि सेव द प्रॉपर्टी को, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब जो गवर्नमेंट बनाती है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी और इंडिविजुअल नाम से बिलोंग नहीं करती है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी वो होता है जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, जैसे रेलवे हो गया, सबके लिए होता है, एक समान होता है, उसका रक्षा करना चाहिए। नहीं कि बहुत लोग होते हैं रेलवे का कुछ सामान गिरा पाए उसको कर जाते हैं, रेलवे पे गंदगी फैलाने लगते हैं, तो उसको हम लोग का ड्यूटी बनता है, हम लोग का कर्तव्य है कि उसको साफ रखें, उसको चीजों को डैमेज ना करें, क्योंकि हमारे देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी सारे नागरिकों का कर्तव्य में आता है। ठीक है, जो लास्ट 10वां है, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर। हम लोग को हर फील्ड में हम लोग का नागरिक का कर्तव्य बनता है तो अच्छा करें, सारा देश का अपना भला करें, इसका बनता है। तो ये जो 10 कॉन्सेप्ट है जो हम बेसिकली बात किए हैं, ये शुरू में 1976 में जुड़ गए थे, जब अमेंडमेंट एक्ट 42वां हुआ था, उस समय जुड़ गए थे। लेकिन एक और अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, 86वां अमेंडमेंट एक्ट आता है, जो 10 जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 10 से क्या 10 थे शुरू में, जो ए से जे तक थे, उससे बढ़ के ए से के हो जाते हैं। एक और फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ जाता है 201(11) में, कि जिसका नाम होता है प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन हिज चाइल्ड बिटवीन 14 से 6। मतलब कि इवरी सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को, उनका कर्तव्य बनता है, उनका ड्यूटीज है कि जो उनके बच्चे 6 से 14 तक का है उनको एजुकेशन दे। एक कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में। एक और अमेंडमेंट एक्ट 86वां में जुड़ जाता है, जो जे से के हो जाता है। तो 2002 में 46वां अमेंडमेंट एक्ट में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, 10 से बढ़ के 11 हो जाता है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जब शुरू में लागू हुआ 1976 में कितने थे, तो 10 थे। अब कभी कैसे 11 हुए, तो एक बढ़ के कब हुआ था, 1986वां अमेंडमेंट एक्ट में हो गया था, जो कहता है लास्ट वाला जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी जो रहा था, वो कहता है कि इवरी पेरेंट्स, जो सारे पेरेंट्सों का ड्यूटीज है, कर्तव्य है कि अपने बच्चों जो 6 से 14 के बीच में उनको एजुकेशन दे। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, किस आर्टिकल में, किस पार्ट में बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, देखिए फंडामेंटल राइट जो है, वो फंडामेंटल राइट जो है सब पे एप्लीकेबल है, मतलब कॉमन मैन पे भी एप्लीकेबल है, लागू होता है, और स्टेट गवर्नमेंट पे, पुलिस पे भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है सिर्फ सिविलियन का है, मतलब सिर्फ ये एप्लीकेबल होता है सिटीजन पे, भारत के सिटीजन पे। जो फंडामेंटल ड्यूटी राइट है वो क्या है, वो दूसरे देश, मतलब दूसरा देश के लोग अगर भारत में आके बस जाते हैं या रहते हैं तो उनका भी लाइफ सेव करने लगता है और उनके लिए फंडामेंटल राइट लागू हो जाता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी उससे अलग होता है, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी भारत के सिटीजनशिप लोगों के लिए, जो सिटीजन नागरिक है उनके लिए है। ठीक है, दूसरा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य, आइए जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का उद्देश्य क्या है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज का उद्देश्य क्या है कि पहला जो भी एंटी सोशल एक्टिविटी होता है, जो एंटी सोशल एक्टिविटी होता है, जैसे आप देख सकते हैं वार्निंग अगेंस्ट द एंटी सोशल एक्टिविटी, मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी वार्निंग दे देता है। अगर आप नेशनल एंथम का विरोध कर रहे हैं, उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। और इसका विरोध करता है, इसको कहता है कि आप लोग फॉलो करो, तो जो भी गलत एक्टिविटी होता है उसका विरोध करता है, उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या है, लोगों को अपना ड्यूटी याद करवाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लोगों को अपना ड्यूटी याद करवा देता है। जैसे सारे पेरेंट्सों को कहता है कि आपका ड्यूटी है कि अपने 6 से 14 के बच्चों को एजुकेशन दे, जिसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारा देश विकास करेगा। तीसरा क्या है, प्रमोट डिसिप्लिन। और तीसरा क्या है, इसका ऑब्जेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज का कि ये डिसिप्लिन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से प्रमोट द डिसिप्लिन, मतलब लोगों में डिसिप्लिन पैदा करता है, जिसकी वजह से देश का विकास होता है। तो आप यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी समझ गए, 11 है, और किस कंपोनेंट में जुड़े हुए हैं, किस पार्ट कब भारत में जुड़ा, और इसका ऑब्जेक्ट क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का है, वार्निंग क्रिएट करता है किसके अगेंस्ट, लीगल, मतलब जो अनलॉफुल एक्टिविटी होता है उसके खिलाफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज में लूप हॉल क्या, कमियां क्या है।
जैसे आप लोग सुने होंगे, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इज अ बेसिक राइट विच इज लीगल एज वेल एज जस्टिफाइबल इन द कोर्ट। मतलब जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिफाइबल होता है कोर्ट में, लेकिन हमारा जो मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट भंग होगा तो लोग क्या करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत किस में चले जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भंग होता है, इसको हम लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कोई कंप्लेन नहीं होती है। मतलब हम लोग इस फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें कोई हम लोग को कोर्ट में जाके कंप्लेन नहीं कर सकता है, कोई हम लोग को निर्देश नहीं दे सकता है कि आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करो। इसलिए क्योंकि इसको नॉन जस्टिफाइबल प्रोविजन में रखता है, क्योंकि कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, नॉन इन्फोर्सिबल है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग नहीं फॉलो करते हैं तो हम लोग को जेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑर्डर दे नहीं सकती है, या गवर्नमेंट नहीं फॉलो करता है तभी भी ऑर्डर नहीं दे सकती है। तो इसका लूप हॉल यही है कि ये नॉन इन्फोर्सिबल है। ठीक है, सैंक्शन, इसीलिए इसको कहते हैं सैंक्शन लेस है ड्यूटी। मतलब आप अपने बच्चों को 14 से 6 के बीच में उसको नहीं पढ़ा रहे हो तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तब जेल में जाना पड़ता है जब ये जस्टिफाइबल होता है। तीसरा बात आ जाता है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसको जस्टिफाइबल बना सकता है। पार्लियामेंट हमारे भारत का संसद, जो हमारा देश का सॉवरेनिटी है, वो पार्लियामेंट में, संसद में है। संसद जब चाहेगी अमेंडमेंट एक्ट पास करके इसको जस्टिफाइबल में कर देगी, कोई भी इसका उल्लंघन करता है 11 प्रोविजन को तो उसको जेल जाना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट की तरह बना देगी जस्टिफाइबल। तो पार्लियामेंट चाहेगी तो इसको दूर कर सकती है। तो आइए दोस्तों एक चीज और समझाते हैं। 46वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसका लूप हॉल है फंडामेंटल ड्यूटीज का, आप लोग पढ़िए। 46वां अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था तो हमारा फंडामेंटल राइट में भी एक आर्टिकल जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और एक सुधार हुआ था और एक एक्स्ट्रा जुड़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज में। जब 46वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 जो था उसमें प्लस ये जोड़ देते हैं, जो 6 से 14 ईयर को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। मतलब फंडामेंटल राइट में 46वां अमेंडमेंट एक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट में 21 प्लस ए जोड़ देता है आर्टिकल, जिसमें कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा जो लड़के 6 से 14 के बीच में होंगे। ठीक है, उसी तरह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो लास्ट 10 से 11 हो जाते हैं, आर्टिकल 51 ए में के में जुड़ जाता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, हर पेरेंट्स का जिम्मेदारी ड्यूटीज है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें। तो आप बेसिकली होम करते हैं कि आप लोग लूप हॉल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कौन सा कमेटी इस पे काम की और कितने हैं आप लोग समझ होंगे। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हम लोग थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का इससे मतलब केसेस बात कर लेते हैं, वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का केस का वर्डिक्ट बात कर लेते हैं, वर्डिक्ट। ठीक है, एक केस आता है जिसको हम कह सकते हैं, देखिए हर कोई भी नियम कानून बनता है तो एक केस जरूर आता है, एक बिजोई और इमानुअल या फिर स्टेट ऑफ केरला, एक केस आता है कि स्टेट ऑफ केरला हाई कोर्ट के केरला में चला जाता है। ये केस होता है एंथम से लेकर, हमारे देश के नेशनल एंथम से लेकर होता है। इस केस में क्या होता है, नेशनल एंथम से होता है। इसमें लोग जाते हैं तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि हम मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, तो लोग कहते हैं कि सर अगर हम पवित्र स्थान पे कोई नहीं हम नेशनल एंथम बजाते हैं तो इसमें कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो उसमें हाई कोर्ट कह देता है वहां पे कि कोई जरूरत नहीं है कि आप पवित्र स्थान पे अपने रिचुअल फंक्शन में आप नेशनल एंथम को बजाए, कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात इस फैसले में आ जाता है, बिजोई एमेनुअल ऑफ स्टेट केरला नेशनल एंथम के बारे में आ जाता है, 1971 में आ जाता है। लेकिन क्या आता है, फिर जब एक केस दे देता है हाई कोर्ट केरला का, कह देता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग नेशनल एंथम किसी भी फंक्शन में जाएं, नेसेसरी नहीं है। तो फिर हमारा एक्ट आता है, एक एक्ट का नाम आता है प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्टिंग नेशनल एंथम। एक्ट 1971 में आ जाता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है अगर उसका कोई बेइज्जती करता है तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, लीगल बन जाता है। जो
जो हमारा नेशनल एंथम जो पार्ट आर्टिकल मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट 10-11 में से ये जो कहता है कि नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसी पे एक एक्ट पड़ जाता है जो लीगल बना देता है कि कोई हमारे देश का नेशनल एंथम का बेइज्जती नहीं कर पाएगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। जो केरला स्टेट बेजोई एमिनुअल बनाम स्टेट के ऑफ द केरला था, हाई कोर्ट का फैसले को रिजेक्ट कर देता है और एक नेशनल एंथम का कोई विरोध करेगा तो जेल में चलेगा। एक दो केस मामले में आए थे इसके बारे में, और कोई ज्यादा केस नहीं था जो फंडामेंटल ड्यूटीज से लेकर। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आप बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट और ड्यूटी में क्या अंतर होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कब लागू हुआ और इसका फीचर डीमेरिट नॉन इनफोर्सिबल, और सुप्रीम जब भी हमारा भारत का संसद चाहेगी तो इसको जस्टिफाई कर देगी। अगर 11 बातों को कोई नहीं फॉलो करता जेल में भी जाना चाहिए, क्योंकि भारत का सोवरेनिटी पूरा संसद में हमारा है, पार्लियामेंट सिस्टम में। होप करते हैं कि आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज समझ आए होंगे, इसके फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट भी समझ आए होंगे, अंतर क्या होते हैं। तो इस ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई अच्छा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं किसी टॉपिक पे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।